हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है रासायनिक बलगतिकी। याद रखेंगे, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के आज के इस वीडियो में 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। और मैं ये भी कहूंगा केवल देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूं कि ये आपको फ्री में क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैं ऐसा जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फ्री में चीज़ें मिलती है ना, उसका ज़्यादातर स्टूडेंट ना उसका मतलब कह सकते हैं कि उसका मतलब वैल्यू नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्त। आपको ये फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं तो इसका सही इस्तेमाल आप कीजिएगा। चलिए जी, कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी VVI सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री। चलिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करें। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसकी व्याख्या करना है। चलिए जी, हम समझते हैं अभिक्रिया की कोटि कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या है, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे नाम आप याद रखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ पे ये बातें हमसे कह दिया गया, समझ में आ रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, ठीक है ना, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका परेशान ना हो, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, सपोज डेट थोड़ा सा एग्जाम्पल से अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आपको ये याद नहीं होगा, समझा देंगे, उसके बाद हम परिभाषा बोलेंगे ना तो याद होगा, ठीक है ना। उसके लिए पेशेंस रखिए। एग्जाम्पल में मैं एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहा हूँ, जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया AA प्लस BB इक्वल टू C बना, जो है C मतलब उत्पाद है। मतलब इतना बेसिक बात आप जानते ही होंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले वाला जो पदार्थ होता है, अभिक्रिया नहीं हुई है उससे पहले, तो इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। इधर वाले को अभिकारक, उधर वाले को उत्पाद कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें ये जो अभिकारक हैं, ठीक है, तो अगर इस अभिक्रिया का हमें वेग निकालना है, वेग नियम से अगर हम वेग नियम यहाँ पे लगाते हैं, वेग नियम को वेग व्यंजक भी कहते हैं। तो वेग नियम से अगर हम यहाँ पे वेग नियम लगाते हैं तो यहाँ पर वेग नियम से अभिक्रिया का अगर वेग देखें, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग जो R होता है ना, वो क्या होता है फॉर्मूला, कि जो अभिकारक हैं, तो अभिकारक क्या है, AA, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कैपिटल A होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, AA यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे B ले सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए AA ले लिए हैं, B ले लिए हैं। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, A और B यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना। तो A जो अभिकारक है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे A जो अभिकारक है, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग जो होगा, A अभिकारक है और एक B भी अभिकारक है। तो अभिकारकों की घात, इसकी घात मान लेते हैं X है, इसकी घात Y है, तो इसके योगफल को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये हम अभिक्रिया का वेग के लिए हमने ये फॉर्मूला बता दिया। मतलब सिंपल सा कहे ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज़ें बताना भूल गया, वो जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक ये दिक्कत होगा आपको। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट थोड़ा सा आप समझिएगा। ये AA प्लस BB इक्वल टू C हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। AA का मतलब क्या है, AA हमने जो लिखा हुआ है इसका वास्तव में मतलब क्या है दोस्त, आप समझ रहे हैं। AA का मतलब है ना कि जैसे A जो है छोटा वाला वो कोई अंक है, जैसे 2 हो गया और A हो गया,
समझ रहे हैं। ए मतलब कोई तत्व है, जैसे कि हम मान लेते हैं 2A लिख दिए, तो यहाँ पे ए दिख रहे हैं, कैपिटल ए है वो सोडियम हो गया, और ए क्या है वो 2 है। इस तरीके से एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे कि नहीं कहते हैं 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl, तो यहाँ पे देखिए 2 इधर भी आया, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे नीचे 2 लिख दिया गया है। अगर यहाँ पे 4 बनाना हो तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे। तो मतलब 2 आगे ही आया ना, तो वही स्मॉल जो 2 है ये कोई अंक है, यहाँ पे भी बी जो है वो भी कोई अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेग नियम से हम इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकाले ना, तो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला यहाँ पे होता है अभिक्रिया के वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों की अभिकारक के हैं ए है और बी है, और इनके घातों के गुणनफल को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला निकला। बट हमें अभिक्रिया की कोटि चाहिए ना, तो हम ये कह रहे हैं ये जो हमारे पास अभिकारक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालना है, अब हमारा मेन पॉइंट आ रहा है, अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालनी है ना, कोटि, तो हम क्या कर देंगे, जो अभिकारक, ये दोनों ए और बी अभिकारक है, तो अभिकारक के घात कौन है, इसका मान लेते हैं y, हमने इसका x इसका y, तो अभिकारक का देखिए ये अभिकारक है ये भी अभिकारक है, तो अभिकारक का घात है x, अभिकारक ये b अभिकारक है इसका घात है y, तो इसके योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आया, ये ए और बी अभिकारक है, अभिकारक, तो अभिकारकों के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसका अभिकारक ही तो है ए और बी, ये ए और बी अभिकारक हैं, तो इसके घात है, ए का घात है x और y, बी के घात है y, तो इनके जो घात है ना उनके योगफल को, योगफल मतलब होता है जोड़ना, तो उनके जोड़ने को, योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अब हम परिभाषा क्या कहेंगे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। हम कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक से, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, बोल देंगे ना, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में या वेग नियम में अभिक्रिया का अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योगफल को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। मैं आशा करता हूं अब आप बोल देंगे, ठीक है ना। मतलब अभिकारकों की जो सांद्रताएं हैं, इनकी जो सांद्रता है उसके घातों के योगफल के बराबर होता है। तो ये है जी अभिक्रिया की कोटि। मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, सिंपल से एक नियम है, बट मैं कोशिश, मेरे नियम समझाता हूँ मैं कुछ भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम इसलिए लगता है ना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो में ही आपको याद हो जाए। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हमने बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यही तो कह रहे हैं। तो ये ए अभिकारक हैं, और कोष्ठ जो बंद करते हैं ना इसको सांद्रता कहते हैं, और जो एक्स वाई ऊपर है ये घात है। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यही तो हमने बोला। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संकीर्णन ऊर्जा क्या है, और किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्णन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहला तो हमें ये जानना है कि संकीर्णन ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है ना। संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है जी,
तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अभिकारकों के अणुओं की आवश्यकता होती है उसे संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम मतलब होता है कम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसमें जो अणु हैं उनकी आवश्यकता होती है, अणुओं की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाते हैं, वही ऊर्जा संकीर्णन ऊर्जा कहला रहा है। मतलब अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, मतलब कंप्लीट कराने के लिए अणुओं की आवश्यकता होती है। जो अणु है ना, जो अणु जो है इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये जो अणु है ना इनको ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता है। यही अणु की जब कम ऊर्जा हम दे देंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो वही हम कह रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अणुओं की आवश्यकता होती है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को ही संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं? वही लिखा गया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अभिकारकों के अणुओं की आवश्यकता होती है। मतलब अभिकारक के जो अणु हैं उनकी आवश्यकता होती है, उसे संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। मतलब दोस्त मैं यही कहूँगा, सिंपल सा आप याद रखेंगे, परिभाषा रटना नहीं है, यहाँ से समझकर याद करना है। जो अणु है ना इनको, अभिकारक के जो अणु हैं इनको ऊर्जा की आवश्यकता है, जिससे जब ऊर्जा बाहर से इनको मिलेगी तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए अभिकारक अणुओं की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये आप परिभाषा मैंने जो बोला तो वहां से याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। इतना लिखने के बाद फिर से यहाँ पे याद रखेंगे, इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। मतलब संकीर्णन जो ऊर्जा है ना इसको EA से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो एक याद रखेंगे, K = AE के पावर क्या होता है, -EA/RT होता है। ये आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, K, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे न लिखकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो और बेटर रहेगा। यहाँ पे मतलब इतना आप याद रखेंगे, संकीर्णन ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, EA से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक और बात यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्णन ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। तो अभिक्रिया के बीच, मतलब अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, यहाँ पे वेग होगा, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्णन ऊर्जा में संबंध, तो वो संबंध क्या होता है, यही आपका संबंध होता है जी। वो याद रखेंगे, जो है K = A × E और EA/RT, आइए बीच में माइनस, यही आपका फॉर्मूला, यही संबंध है जी। ठीक है ना, ये आप संबंध याद रखेंगे ना, K = AE के पावर क्या है, -EA/RT। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे K क्या है, जहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, कि A क्या है, यहाँ पे A है समानुपाती स्थिरांक। ठीक है,
यहाँ पे ई ए क्या है, तो यहाँ पे ई ए जो आपको दिखाई दे रहा है, ई ए जो पावर में है, यह है आपका संकीर्ण ऊर्जा। यहाँ पे आर क्या है, तो आर है आपका गैस, आर क्या है, गैस नियतांक। और टी क्या है, परमताप। टी क्या है, परमताप। ठीक है ना, टी क्या है, परमताप है। इतना आप याद रखेंगे। और यहाँ पे ई का जो मान आता है ना, यहाँ पे एक ई है, इसका मान आप याद रखेंगे 2.178 होता है। ठीक है ना, या लगभग मतलब 2.718 ऐसे कुछ होता है। ठीक है ना, 2.718 होता है, 718 होता है। ये ई का मान आप याद रखेंगे 2.718 होता है। ठीक है ना, इस ई का मान आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया था कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो यही न है, और यही है संकीर्ण ऊर्जा। तो इनमें संबंध यही है जी, फॉर्मूला। केवल ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे और ये सब बता देंगे कि जहाँ के वेग स्थिरांक है, ए क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, ई ए क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है, आर क्या है, गैस नियतांक है, टी क्या है, परम ताप है या ताप है। ठीक है ना, ई क्या है, नेपियर लघुगणन का आधार है। ये ई क्या है, नेपियर लघुगणन का आधार है। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ले लीजिए। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है तीसरा, अभिक्रिया के वेग। यहां पे तीसरा हमारा क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ता है जी, ये हमें बताना है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर हम देखिए, सिंपल सी बात बताइए, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, यदि हम ताप बढ़ाते हैं, उसके ताप को यदि हम बढ़ाएंगे, तो जो अणुओं की संख्या होगा, सिंपल सी बात है, उसके जो अणु होंगे, अणुओं की जो ऊर्जा होगी, अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब अणुओं की या कणों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो कणों की संख्या क्या होगी, कण तेजी से गति करने लगेंगे। जाहिर सी बात है, ध्यान से अगर आप समझें तो एक बर्तन है, ठीक है ना, इसमें आपने यहाँ पे अणु इस तरीके से भरे हुए हैं और इस तरीके से नॉर्मली ये गति कर रहे हैं। बट जैसे ही आप इसको ताप देंगे ना, ताप देंगे तो इनमें उनको ऊर्जा मिलेगी। और जैसे ही इनकी ऊर्जा मिलेगी ना, अणुओं की ऊर्जा मिलेगी, मतलब अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण ये तेजी से, ये सभी तेजी से, बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। मतलब इनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ना, तो जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगा। मतलब अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तभी तो जब बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया तेजी से चलेगी, तभी तो कंप्लीट होंगे ना। तो यही बात हम कह रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना, ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ताप बढ़ाने पर कणों की ऊर्जा बढ़ती है। कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ता है, जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर होता है। जो संकीर्ण ऊर्जा भी हमने पढ़ा, जो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर होता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग में वृद्धि होता है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सा है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं। अगला कह रहा है, अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या है। तो अभिक्रिया का औसत वेग अगर हम यहाँ पे कहें, अभिक्रिया का औसत वेग, तो यहाँ पे क्या है जी कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों
ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। मतलब औसत वेग का एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे, औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अब बटे क्या होता है, बटे होता है समय अंतराल। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि हमने समय अंतराल जो है इसको एक निश्चित हमने ले लिया, तो यहाँ हम एक कह सकते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर, या हम ये कह सकते हैं ना कि प्रति एकांक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो आप क्या बोल देंगे कि या तो आप कह दें एक निश्चित समय अंतराल में, या आप ये कह दें कि प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है ना। इतनी बात समझ के अगला आता है ताक्षणिक वेग। अब दूसरा हम जानेंगे कि ताक्षणिक वेग क्या होता है जी। ताक्षणिक वेग तो ये भी नॉर्मल सा है जी। ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं एक निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं। मतलब ना सिंपल सा कहे तो इसका ताक्षणिक जो वेग है, ताक्षणिक वेग है ना, इसका भी फॉर्मूला सेम यही होता है। क्या होता है जी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अब बटे क्या होता है, बटे होता है समय अंतराल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब यही है कि ताक्षणिक वेग का परिभाषा यहाँ पे हम कह सकते हैं सेम टू सेम यही परिभाषा है, बट यहाँ पे प्रति एकांक समय में हमने लिया था। और इसमें जो समय हम लेंगे ना वो किसी क्षण पर, क्षण मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए, तो किसी क्षण पर, किसी कोई भी क्षण एक हो गया, एक समय हो गया किसी क्षण पर, तो किसी क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक निश्चित क्षण पर, एक निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है पांचवा हमारा क्वेश्चन, जो है अभिक्रिया के वेग पर ताप किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और क्या होता है, आर्हेनियस समीकरण क्या है। ध्यान से आप समझेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी ना हमने बताया जी कि यदि हम ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो सबसे पहले तो जो कण हैं, कणों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, कणों की ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा में क्या होगी, कणों की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जिसके कारण क्या होगा, कणों की जो गतिज ऊर्जा है, कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण तेजी से टक्कर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यही है ना।
तो देखिए इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया गया कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये सब हमने डिटेल में यहाँ पे बताया। तथा ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में भी वेग में वृद्धि को तापीय गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर, मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तब यहाँ पे लिखा गया है फिर से, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तथा ताप में वृद्धि के साथ साथ, जब हम ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, तापीय गुणांक कहते हैं। मतलब जैसे जैसे ताप हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा है, तो इसको हम तापीय गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, ये हमसे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमसे एक और चीज पूछ लिया गया, आर्हेनियस समीकरण क्या है। तो पहली बात, आपको ये इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, आर्हेनियस समीकरण क्या है। तो आर्हेनियस समीकरण यहाँ पे क्या है जी, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव को व्यक्त करने वाले समीकरण को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके वेग को, कोई रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, मतलब ताप उसको प्रभावित कर रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए जो समीकरण हम इस्तेमाल करते हैं उसी समीकरण को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस समीकरण का यही है फॉर्मूला, K = A - EA/RT। ठीक है ना, ये घात में है जी, ये इसके पावर में हम लिख रहे हैं तो छोटा थोड़ा सा लिख लेते हैं, EA/RT। ठीक है ना, ये है जी। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। यही क्या है, इसी को आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसी को संकीर्ण ऊर्जा जब बताए थे तो आपने बताया था, तो बिल्कुल हमने बताया था, बट संकीर्ण ऊर्जा केवल EA है। हमने जब कब ये फॉर्मूला बताया था कि वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध में हमने ये बताया था, और यही जो समीकरण है यही आर्हेनियस समीकरण है। जहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे K क्या है, वेग स्थिरांक है, A क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, EA क्या है, EA है हमारा संकीर्ण ऊर्जा, और R क्या है, गैस स्थिरांक है, T क्या है, परम ताप है, और E का जो मान आता है 2.718 होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। ये जो R K ये सब क्या हैं, ये आप लिख लीजिएगा, जरूर दर्शाइएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये सब हमने लिखा हुआ है, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अब उतना समय हम नहीं देंगे आपको लिखने का। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं ना, समय लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की गति स्थिरांक क्या है। अभिक्रिया की गति स्थिरांक को ही अभिक्रिया के वेग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, तो अभिक्रिया का वेग कह दे या अभिक्रिया का गति स्थिरांक या अभिक्रिया का वेग कह सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का गति स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, अभी हमने ये परिभाषा हमने देखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि अभिक्रिया का वेग का भी फॉर्मूला यही होता है जी, अभिकारक या उत्पाद सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। अब बटे क्या होता है, बटे समय होता है। ठीक है ना,
यहाँ पे याद रखेंगे यही सभी का फॉर्मूला है, चाहे अभिक्रिया का औसत वेग हो, ताक्षणिक वेग हो या अभिक्रिया का वेग हो, ये सभी का यही सेम टू सेम है। बट यहाँ पे जो समय है ना वो सभी के लिए अलग अलग लिया जा रहा है। औसत वेग के लिए अलग हम ले रहे हैं, ताक्षणिक वेग के लिए एक निश्चित क्षण ले रहे हैं, और यहाँ पे एकांक समय ले रहे हैं। मतलब समय के मान को यदि हम 1 कर दें तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ गए? चलिए जी, अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को परिभाषा दीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है जी? तो हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने कराया था वो अभिक्रिया की कोटि ही हमने बताया था। क्या हमने बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पे हमने क्या बताया था, हम आपको यहीं से आपको याद करा दे रहे हैं, इसलिए यहीं पे आपको हमने क्या बताया था इसका परिभाषा, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में या वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अभिक्रिया की जो ये कोटि है, ये अब आपको अभिक्रिया की ये जो कोटि है आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभिक्रिया की कोटि यहां पे मैं लिख दूं, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि ये घात हम लिख दे रहे हैं कि अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये कोई पूछ दे एक्स वाई क्या है तो आप कहेंगे अभिकारकों की सांद्रताओं की घात हैं, घातों का योगफल हमने किया हुआ है। ठीक है ना। हालांकि आप कंप्लीट लिखिएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन में कराया है वो सेम टू सेम आप लिखना है। ठीक है, समय नहीं है इसलिए हम उतना नहीं करा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं बाबू, जब दोबारा हमने अब नहीं ना, फिर से अब बताएंगे। पहले हमने बता ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए और यही सेम टू सेम आप लिख लीजिएगा। ले लिए ना। चलिए अब उसको फिर से दोबारा लिखवाना, समय देना, उसको कोई फायदा है नहीं। अभिक्रिया की आणविकता क्या है ये समझिएगा। किसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, सरल अभिक्रिया होनी चाहिए। सरल अभिक्रिया मतलब प्रारंभिक जो अभिक्रिया है उसी को सरल अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया सरल होनी चाहिए और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, मतलब जो अभिक्रिया है वो संतुलित भी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन सबसे पहले लगा दिया गया कि किसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ गए। इसको आपको याद ही करना होगा कि कोई भी सरल व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, तो कोई भी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है, अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है ना, उसी संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो यदि आपको परिभाषा बोलना है तो आप क्या बोलेंगे कि किसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अभिक्रिया की जो कोटि है ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये सबसे ज़्यादा 5 नंबर में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, लॉन्ग टाइप ये टॉपिक है जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है अभिक्रिया के वेग। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया के वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, चर्चा कीजिए। ये बताइए, अभी ना हमने बताया जी अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं पीछे ले जाता हूँ, अब आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का गति स्थिरांक, हमने क्या बताया था कि एकांक समय में यदि समय के मान को हम 1 ले लेते हैं
तो एक को एकांक कहते हैं। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यही नहीं है जी, यही आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। देख लीजिए, यही हमने लिखा है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपको अच्छे से बताएं तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, और ये क्या है, समय है। ठीक है ना, तो ये हम संकेत रूप में यहाँ पर लिख दिए, डेल सी बाई डेल टी। तो ये आप याद रखेंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब कौन है जो इसके वेग को प्रभावित करेंगे? तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले अभिक्रिया की सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है, दाब है, और क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है या सतह क्षेत्रफल भी हम कहते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की सांद्रता कैसे प्रभावित करेगा? तो देखिए, एक बात आप याद रखेंगे, अभिक्रिया की जो सांद्रता होता है वो अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि अगर सांद्रता हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यही बात लिखा गया है कि अभिकारकों की सांद्रता है, तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टकरों की संख्या बढ़ती है। ठीक है ना, तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ता है। समझ रहे हैं? मतलब अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। याद रखेंगे। ताप होता है, अब हम इतना बात बता ही दिए कि ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यही बात लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, देखिए गतिज ऊर्जा, वेग और टकरों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे एक आगे यहाँ पे लिख देंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, वेग और टकरों की संख्या बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमने बताया ना, ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अगला आता है उत्प्रेरक। अब देखिए, उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। तो यही बात लिखा गया है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। ठीक है। दाब, अब देखिए दाब बढ़ाएंगे ना तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ती है, और सांद्रता बढ़ेगी तो हमने बताया ना, सांद्रता अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। तो दाब बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ती है, अर्थात टकरों की संख्या व वेग भी क्या होता है, वेग भी बढ़ता है। मतलब टकरों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अगला आता है सतह क्षेत्रफल। तो ठोस अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक रहेगा, तो ठोस अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग और पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती होता है। मतलब सिंपल से बात कहें ना, तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ना, वो अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो नियम है आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक आवश्यक मैं बात बता दूं, ये अभी तक हमने 8 क्वेश्चन देखा है। एक 9th क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका वेग मतलब इसका व्यंजक प्राप्त करें। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपको यह नहीं करा रहा हूँ। आप क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमने कराया हुआ है अपने मेन चैनल पे।
ब्रदर सर नाम का एक मेरा चैनल है मेन, जिस पर मैं यूपी बोर्ड अदर बोर्ड के स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ। ये तो चैनल ओनली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ओपन किया गया है मोस्टली। तो वहाँ पे हमने ये टॉपिक कराया हुआ है। आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। इतना लिखकर या बोलकर सर्च कर लीजिएगा, सर्च करेंगे ये टॉपिक मिल जाएगा। पूरा अभिक्रिया के वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है डिटेल में हमने समझाया हुआ है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, इतना ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो खासकर अपनी ये जो नोट्स है वो जरूर लेंगे। बिहार बोर्ड्स के लिए ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने खुद पूरी स्टडी करने के बाद आपको ये कंप्लीट लक्ष्य एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये नोट्स हम कंबाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है ना। ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं आपको बता दे रहा हूं कि फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं जी, 15 चैप्टर और केमिस्ट्री के 16 चैप्टर, मतलब टोटल 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्टिव और सभी ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं। याद रखेंगे जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना यदि आप पढ़ लेते हैं 100% कह रहा हूँ 90 to 95% आप लाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से नोट्स लेकर भी वहाँ से अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। वीडियो से आप स्टडी कर ही रहे हैं। ओनली 199 है जी। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिए। वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा कि सर बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। इतना आप कर देंगे, आपको सब कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको जो PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।